नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 12 में पढ़ने जा रहे हैं सदिश प्रश्नावली 10.4। उसमें हमने 7 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 8। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 8 में दिया हुआ है 10.4 एक्सरसाइज है। इसमें लिखा हुआ है कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है और दे रखा है 0 वेक्टर। इसी प्रकार आपको बी वेक्टर भी दिया हुआ है और ये दे रखा है 0 वेक्टर। आगे लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये भी क्या दे रखा है 0 वेक्टर। तो क्या विलोम सत्य है? ये तो हमें पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर 0 वेक्टर है तो इन दोनों का क्रॉस है वो 0 वेक्टर होगा, है ना। अभी इसको भी हम देख लेंगे एक बार। लेकिन ये बोल रहा है कि इसका अगर हम उल्टा देखें कि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या ये जरूरी है ए और बी भी 0 वेक्टर हो? ये देखो, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये हुई कि अगर a और b इन दोनों का मान 0 है या 0 वेक्टर है तो इनका क्रॉस तो 0 आएगा, लेकिन हमें इनका उल्टा चेक करना है। तो यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं मानता हूं, माना एक a वेक्टर मैं मान रहा हूं और वो मैं मानूंगा a1 ik प्लस a2 jk और प्लस a3 kk। ध्यान से देखो, तो ये मैंने एक सदिश मान लिया a और यहां मैं b मानता हूं तथा b वेक्टर हम मानते हैं। तो b वेक्टर में मैं बस यही सदिश मानूंगा, लेकिन इसका परिमाण बदलूंगा। ध्यान से देखो, यही सदिश मानना है तो इसको p से गुणा कर दूं तो सदिश का परिमाण p गुणा हो जाए। सिंपल बात यही है। अगर मैं यहाँ 10 से गुणा करूंगा, मान लीजिए इसका परिमाण है ना, वो मान लीजिए 5 है, इसका परिमाण मान लीजिए 5 है। अगर मैं इसे p से गुणा करता हूं तो वो इसका परिमाण कितना हो जाएगा? 5p, है ना। परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी। तो यहां मैं लिखूंगा p इसके साथ a1 ik प्लस p a2 jk और प्लस p a3 kk। ये दो सदिश मान लिए मैंने। तो पहले तो मुझे यहाँ एक बात बताओ आप लोग कि यहाँ बताइए a वेक्टर का मान 0 है क्या? a वेक्टर का जो परिमाण निकालता हूँ वो 0 आएगा कि नहीं आएगा? वो कितना आएगा? वो आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। कितना आएगा? जो a का परिमाण है वो ये आएगा, और अगर मैं यहाँ b का परिमाण निकालता हूँ तो वो आएगा, और ध्यान से देखो, अंडर रूट देखो p a1 का स्क्वायर प्लस p a2 का स्क्वायर और प्लस p a3 का स्क्वायर। p पर भी स्क्वायर आएगा, सॉरी, या p पर भी स्क्वायर आएगा, p पर भी स्क्वायर आएगा। तो मुझे ये बताओ इन दोनों का जो परिमाण आया वो 0 आया क्या? नहीं है। इसका मतलब ये 0 सदिश नहीं है, शून्य सदिश नहीं है, क्योंकि शून्य सदिश का जो परिमाण होता है वो हमेशा 0 होता है। तो अब इनको हम क्रॉस करते हैं, a और b का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं। यहां लिखूंगा मैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो अगर इनका क्रॉस करते हैं तो ध्यान से देखना, पहली बात तो ये a क्रॉस b लिखा। यहां से आप एक चीज लिख सकते हो कि ये जो b वेक्टर है ना, इसको यहाँ p कॉमन लेते हैं। अगर हम यहाँ देखो तीनों में p है तो p को अगर कॉमन लेते हैं, जो अंदर बचेगा वो a वेक्टर है। अंदर जो बचेगा वो क्या है? a वेक्टर ही बचेगा। सिंपल एकदम। p वेक्टर को अगर p को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर जो बचेगा वो a ही बचेगा। यहाँ मैंने a वेक्टर लिखा है, लेकिन यहाँ जो b वेक्टर है उसका मान है हमारे पास। b वेक्टर का मान कितना है? वो है p इंटू a वेक्टर। तो क्रॉस है p और a वेक्टर। ध्यान से देखो, ये p तो कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं पहले लिख सकता हूं, ये लिख दिया मैंने। अंदर क्या बचेगा? a क्रॉस a वेक्टर क्रॉस a। तो यहां से मैं लिख सकता हूं p गुना 0, क्योंकि a क्रॉस a कितना होता है? 0 होता है। a क्रॉस a कितना होता है? 0। अगर समान सदिश है वो तो समान दिशा है उसकी, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो फाइनली कितना आ गया? 0। तो जो a क्रॉस b का जो मान है वो तो 0 है। देखो इसने ये बोला है कि अगर a क्रॉस b का मान 0 है तो क्या a और b का मान 0 होना जरूरी है? तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो a क्रॉस b का मान तो 0 है लेकिन a और b का मान 0 नहीं है। तो अब यहां हम लिखेंगे अतः यदि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर
बराबर 0 वेक्टर है, तो ए वेक्टर इक्वल 0 तथा बी वेक्टर इक्वल 0 होना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चलिए देखते हैं। इसे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर आपको कॉपी करना है तो वीडियो को बीच में पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात हम कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो ध्यान से देखना, अगर त्रिभुज की एक भुजा को अगर यहाँ ए वेक्टर लिखा मैंने और दूसरी भुजा को अगर मैंने बी वेक्टर लिखा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी और सी। तो यहाँ अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, बिंदुओं के निर्देशांक अगर लिखते हैं, तो इसमें आएगा 1 1 और 2, यहाँ आएगा 2 3 और 5, और यहाँ है 1 5 5। ये तो इनके निर्देशांक है। तो सिंपल बात ये हुई कि हमें ये सदिश निकालना पड़ेगा पहले, बी ए और बी सी। यहाँ दो सदिश निकालने पड़ेंगे, बी ए और बी सी। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले अगर हमें बी ए सदिश लिखना है, तो ये हमें पता है कि हम पहले ओ ए मतलब ए बिंदु का पोजीशन वेक्टर, और उसमें से हम बी बिंदु के पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे। तो ओ ए अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिखता हूं, तो ए बिंदु के साथ आपको आई के को प्लस जे के को और प्लस 2 के लिखना है, इसमें से घटाना है। ओ बी का मतलब हुआ बी बिंदु का पोजीशन वेक्टर को होगा 2 आई के को माइनस 3 जे के को और माइनस 5 के। तो यहां देखते हैं हम, अगर इसको घटा के लिखते हैं, तो यहां से आई कैप में से 2 आई कैप घटाएंगे तो आएगा आई कैप माइनस है। ये जे कैप में से 3 जे कैप घटाएंगे तो माइनस 2 जे कैप, और 2 के कैप में से 5 निकालेंगे तो आएगा माइनस 3 के कैप। ये आ गया बी ए वेक्टर। अब ध्यान से देखो, यहां अगर मैं दूसरा वेक्टर निकालता हूं, वो है बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर निकालने के लिए आपको यहां पर सी बिंदु के पोजीशन वेक्टर में से बी बिंदु का जो पोजीशन वेक्टर है वो घटाना होगा। सी का पोजीशन वेक्टर आएगा आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और इसमें से आपको बी का घटाना है, तो माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप। यहाँ 1 में से 2 को घटा रहे हो तो आएगा माइनस आई कैप, फिर 5 में से 3 को घटाने पर आएगा प्लस का 2 जे कैप, और 5 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 0 के कैप। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होगा, वो होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 और बी सी वेक्टर क्रॉस, बी सी नहीं होगा, पहले बी ए होगा और क्रॉस बी सी वेक्टर। तो यहां अगर मैं 1/2 लिखता हूं और इनका अगर हम सारणिक से हल ज्ञात करते हैं,
तो आई कैप, जे कैप और के कैप इनके नीचे इनके घटक कितने होंगे? तो यहाँ देखिए -1, -2 और -3, -1, -2, -3, और यहाँ जो घटक है वो है -1, 2 और 0। अगर मैं इसे हल करता हूँ तो इसे मैं आगे हल कर देता हूँ। यहाँ आएगा 1/2 और परिमाण निकालने को बता देता हूँ मैं। क्रॉस निकालने के बाद में इसका क्या निकालना पड़ेगा? परिमाण। तो एक काम करते हैं फिर, ये सारणिक के बाहर जो मैंने ऐसे लाइन बनाई है इसका मतलब ये क्या है? यह एक काम करते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ का परिमाण, का परिमाण, ठीक है, साइड में लिख देते हैं का परिमाण। तो यहां आएगा, ध्यान से देखो, आई कैप, तो आई कैप लिख दिया मैंने। फिर आई कैप के साथ में कौन आएगा? 0 को 2 से गुणा करने पर 0 आएगा, -3 दूना 6, माइनस क्या, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस जे कैप आता है। फिर 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बीच में माइनस होता है, और -1 को -3 से गुणा करने पे आएगा 3 प्लस का, तो ये 3। फिर के कैप होता है, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, फिर माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कर दिया, और का परिमाण, का परिमाण। अब यहां देखो 1/2 परिमाण निकाल लेते हैं। चलिए यहां 6 है तो 6 का स्क्वायर हो गया, यहां माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, और यहां देखिए माइनस का 4 है तो -4 का स्क्वायर हो गया। 1/2, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहां से आएगा 1/2 और अंडर रूट में आएगा, ये कितना हो गया? 61 हो गया क्या? हाँ 61 आएगा, और वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई। देखिए त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं का, 2 जो आसन भुजाएं होती है इनके सदिश का सदिश गुणनफल का परिमाण और उसका जो आधा होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ एक काम ये भी कर सकते थे हम कि पहले अगर मैं B क्रॉस B से BA क्रॉस BC जो है यहाँ पे सदिश, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पहले अलग से निकालते और फिर उसका परिमाण निकाल कर यहाँ मान रखते हैं, तो हमें बार बार ये लिखना नहीं पड़ता का परिमाण जो बार बार मैंने लिखा है। यहाँ आप लोगों को पहले BA क्रॉस BC जो वेक्टर है इसका जो परिमाण है वो पहले निकाल लेना चाहिए था। ये हल करने के बाद में इसका परिमाण निकाल के फिर फॉर्मूले में मान रखना चाहिए था। मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी गलत नहीं है। आपने इसमें पहले यहाँ लिखा फिर परिमाण लिखा है ना, तो बाद में परिमाण निकाला, एक ही बात है, आंसर तो इतने है। तो नेक्स्ट ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर 10। लिख रखा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं भुजाओं के जो वेक्टर दे रखे हैं आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। और चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है अभी। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है आपको समांतर चतुर्भुज की 2 जो आसन भुजाएं बोल सकता हूं मैं, समांतर चतुर्भुज की, ये इस प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। इसमें 2 भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर। लेकिन आपको इसमें 2 भुजाओं के वेक्टर दे रखे हैं, सदिश दे रखे हैं, तो इसे मैं ए वेक्टर मान लेता हूं और इसे मैं बी वेक्टर मान लेता हूं। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, चलो मैं बताता हूं आता किस प्रकार है, ध्यान से देख लेना। अगर यहां मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं, रफ है थोड़ा समझ लेना। अगर इसे मैं बी वेक्टर लिखता हूं और इस भुजा को मैंने ए वेक्टर लिखा, ये फिर ओ होगा ना, तो ये इस भुजा का पोजीशन वेक्टर है, ये इस भुजा का पोजीशन वेक्टर है। यहां से एक लंबवत ऊंचाई मानते हैं, यहां मैंने ओ लिखा है, यहां ए लिख दिया, और इसे हम बी लिखेंगे और ये सी, और इस बिंदु को लिखा मैंने डी। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसके
इसका फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार और गुणा ऊंचाई, आधार और गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो आधार है वो है ओ ए, आधार क्या है देखिए ओ से ए तक, और ऊंचाई है उसका नाम है बीटी, ऊंचाई का नाम क्या है बीटी। अगर मैं इस कोण को थीटा बोलता हूं या थीटा लिखते हैं हम, तो मुझे ये बताओ ये जो छोटा सा आपको त्रिभुज नजर आ रहा है ओ डी बी, इस त्रिभुज में अगर मैं बीटी भुजा की बात करूं तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब। यहाँ अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो बी लिखा हुआ है या जिस भुजा पर बी वेक्टर लिखा है वो भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, है ना। तो यहाँ से आप साइन थीटा लिखो, तो अगर आप यहाँ से साइन थीटा लिखते हो तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का नाम क्या हो गया बीटी, और बटे में कर्ण क्या होगा इसका ओबी। देखिए ओबी पर वेक्टर लिखा हुआ है तो ओबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो आप, बीटी है तो मैंने यहाँ बीटी लिखा, सामने साइन थीटा, बीटी के सामने कौन है साइन थीटा, और ये ओबी इसके साथ गुणा में चला गया ओबी। अब ओबी की जगह मैं परिमाण लिख सकता हूँ ना, बी का एक ही बात होती है, मैं वेक्टर तो नहीं लिख सकता लेकिन ओबी का परिमाण तो लिख ही सकता हूँ। परिमाण का मतलब ये दूरी है बस, तो ओबी की जगह मैंने मोड ऑफ बी वेक्टर लिखा है बराबर इनटू sin थीटा, ये आ गया बीटी का मान। इसी प्रकार यहाँ जो O से A तक ये जो दूरी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A वेक्टर का परिमाण। परिमाण का मतलब ये दूरी की बात कर रहा है, ये जो संख्यात्मक मान है उसकी बात कर रहा है। तो O A यहाँ जो दूरी है उसकी जगह मैंने A का मापांक लिखा है, और गुणा ही क्रॉस नहीं है, ये सिंपल गुणा है मैथ्स का। तो गुणा है तो गुणा में क्या लिखूंगा मैं, बीटी का मान वो कितना है मोड ऑफ बी वेक्टर और sin थीटा। मुझे बताओ ये मान है किसका, तो ध्यान से देखना, हमें ये पता है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है वो होता है मोड ऑफ a मोड ऑफ b sin थीटा और n के, sin थीटा और n के। तो ध्यान से देखना, यहाँ अगर मैं दोनों तरफ परिमाण लिखता हूँ, दोनों तरफ मैंने क्या लिखा परिमाण, तो वो परिमाण यहाँ भी आएगा, और इसका जो मान होता है वो कितना होता है 1। n के को जो a और b दोनों सदिशों के लंबवत दिशा में इकाई सदिश है उसका परिमाण कितना होगा 1। तो यहाँ से अब मुझे बताओ कि मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b इंटू sin थीटा इसका मान क्या होगा, वो होगा मोड ऑफ a क्रॉस b। तो इसका मतलब ये वहां समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ मैं हमारे क्वेश्चन में a वेक्टर और b वेक्टर दिया हुआ है वो मैं लिख दूंगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। समांतर चतुर्भुज के जो फॉर्मूला होता है वो होता है a वेक्टर क्रॉस मोड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो हमें अभी a और b का मापांक निकालना है, एक नहीं बल्कि दूसरा मार्कर लेके आओ, ये इंग्लिश में खराब हो रही है, कोई दूसरे सर से लेके आओ मार्कर। अब ध्यान से देखो, हमें a वेक्टर और b वेक्टर का पहले क्रॉस निकालना है, तो a वेक्टर b वेक्टर हमें दिए हुए हैं, वो है कितना मैं वो बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, a वेक्टर इसमें लिखा हुआ है i कैप माइनस j कैप और प्लस 3 k कैप, और जो b वेक्टर है वो है 2i कैप माइनस 7j कैप और प्लस k कैप। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का मतलब ये है कि आपको पहले a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, बाद में उसका परिमाण निकालना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। अभी मैं ये थ्योरी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं हटा देता हूं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको समांतर चतुर्भुज की दो जो आसन भुजाएं होती है, संबंधित भुजाएं होती है, उनका सदिश गुणनफल करके परिमाण निकालना होता है। तो यहाँ अगर मैं a क्रॉस b निकालता हूं तो वो होगा i कैप j कैप और k कैप, और यहाँ इनके संगत घटक लिखेंगे 1 माइनस 1 और 3, b वेक्टर में वो है 2 माइनस 7 और 1। यहाँ से अगर मैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालता हूँ तो वो आएगा i कैप
एक को एक से गुणा करेंगे माइनस एक आएगा, 7 या 21 माइनस का तो हो गया प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। फिर माइनस जे के आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे माइनस 2 3 6 प्लस के को, और यहाँ 7 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 7, फिर माइनस आता है और माइनस का कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस कर दो, यहाँ से ये आएगा 20 आई के। ये देखो यहाँ 5 बचेगा और ये -5 और ये माइनस तो हो गया +5 जेके। यहाँ -5 बचेगा तो ये आएगा -5 जेके। ये तो आपके पास सदिश आया है, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी सदिश ही होता है, लेकिन हमें इसका परिमाण चाहिए। तो मैं लिखूंगा mod ऑफ a क्रॉस b और इसका परिमाण निकालेंगे तो आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस -5 का स्क्वायर। तो 20 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। उसके बाद में 20 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और दूसरे 5 का स्क्वायर भी 25। तो ये फाइनली हमारे पास आएगा अंडर रूट में 450। ठीक है, और यही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ये होगा वर्ग इकाई में, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। सिंपल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या है। वो होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल और उसका निकालना होता है परिमाण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। दो क्वेश्चन और बच गए, वो अब कर लेते हैं और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कि a वेक्टर और b वेक्टर इस प्रकार है कि आपको प्रश्न संख्या 11 में ये दिया हुआ है कि a वेक्टर बराबर, a वेक्टर नहीं दिया हुआ, उसका परिमाण दिया हुआ वो 3 है, और b वेक्टर है उसका भी परिमाण दिया हुआ है और वो है √2/3। a क्रॉस b एक मात्रक सदिश है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये दिया हुआ है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश बहुत सिंपल है ये क्या दिया हुआ है, मात्रक सदिश दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना, ये मात्रक सदिश है तो हमें ये पता है कि मात्रक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। यहाँ अगर मैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अगर लिखूं तो हमें पता है अगर ये मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण कितना होगा, 1। ठीक है, इसके बाद में ये लिखा हुआ है कि आपको a और b के बीच का कोण निकालना है, a और b के बीच का कोण निकालना है। तो मुझे ये बताओ आपको कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला है mod ऑफ a क्रॉस b और भाग में आता है mod ऑफ a और इनटू mod ऑफ b। ये बनता कैसे ये मैं बता चुका हूं पहले, एक बार और बता देता हूं। यहां देखिए ये हमने पढ़ रखा है a क्रॉस b इक्वल होता है mod ऑफ a इनटू mod ऑफ b इनटू sin थीटा n के। अगर मैं दोनों तरफ परिमाण निकालता हूं तो यहां भी परिमाण आएगा और इसका वैल्यू कितना होता है 1। यहां हम sin थीटा को छोड़ देंगे तो ये जो दो परिमाण दिए वो भाग में आ जाएंगे, बस यही है। तो आपको a क्रॉस b का परिमाण कितना दिया हुआ है 1, mod ऑफ a कितना है 3, यहाँ √2/3, तो 3 से 3 कट गया तो फाइनली बचा 1/√2। यहाँ आएगा साइन थीटा। अब आपको पता है ये साइन में किसका मान होता है 45 डिग्री का, तो यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ साइन थीटा बराबर 1/√2 का मतलब है साइन π/4। तो थीटा बराबर कितना आएगा π/4, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सिंपल है। लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपसे पूछा है इसमें कोण कितना होगा, वो होगा π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें
आपको एक आयत के 4 बिंदुओं के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। एक आयत जो होता है उस आयत के 4 बिंदुओं के आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। ध्यान से देखना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं तो इसमें एक आयत बना लेते हैं और एक आयत में अगर मैं लिखूं यहाँ पर ये ए बी सी और डी, तो इसमें आपको इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। बिंदु ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओ ए से करेंगे। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है माइनस आई के प्लस 1/2 जे के और प्लस 4 के। इसी प्रकार मैं लिखूंगा ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर और ओ डी वेक्टर। ये सभी 4 जो बिंदु है इनके आपको पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। और वो पोजीशन वेक्टर अगर दे रखे हैं, आपसे इस आयत का क्षेत्रफल पूछा है। छठी 7वीं क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ आप लोगों को पता है ये AB यहाँ लंबाई है और ये AD यहाँ पर चौड़ाई है। तो आपको AB वेक्टर और AD वेक्टर निकालना पड़ेगा और फिर इनके परिमाण निकालने पड़ेंगे, मतलब इनकी दूरियां निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ OB वेक्टर की बात करता हूँ तो ये भी हमें दिया हुआ है। OB वेक्टर इसमें दे रखा है आई के को प्लस 1/2 जे के को और प्लस 4 के। इसी प्रकार OC वेक्टर भी दिया हुआ है आई के को माइनस 1/2 जे के को और प्लस 4 के। फाइनली OD वेक्टर भी दिया हुआ है माइनस आई के को माइनस 1/2 जे के को और प्लस 4 के। अब हमें यहाँ से AB वेक्टर निकालना है। अब क्यों निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि ये आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई है क्या, ये AB वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर AD वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ AB वेक्टर। अब ये हमें पता है कि B बाद में लिखा है तो उसका पोजीशन वेक्टर पहले आएगा और A का पोजीशन वेक्टर बाद में। घटाना होता है OB, तो OB का मान है हमारे पास आई के प्लस 1/2 जे के और प्लस 4 के। इसमें से घटाना है आपको A का पोजीशन वेक्टर को। घटाएंगे तो ये माइनस आई और ये माइनस हो गया प्लस आई, बाकी दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 1/2 जे के और माइनस 4 के। देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है लेकिन ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि घटाने पर चिन्ह तो बदलेंगे। अब ये देखिए हाफ जे के और 4 के ये दोनों कटेंगे इससे, क्योंकि ये दोनों माइनस के दोनों प्लस के हैं। आई और आई कितना हो गया, 2i के। ये हमारा AB वेक्टर आ गया। अब हमें AB वेक्टर के परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है इसका परिमाण कितना आएगा, वो आएगा √2 का स्क्वायर। इसमें 0 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें J और K का जो घटक है वो है ही नहीं। तो यहाँ से फाइनली आंसर आएगा हमारा 2 इकाई। इसका मतलब है हमारे पास लंबाई आ गई। इसी प्रकार अगर मैं AD निकालता हूँ, AD वेक्टर निकालते हैं तो ये होगा OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OD की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई के माइनस 1/2 जे के और प्लस 4। इसमें से A वेक्टर का आपको पोजीशन वेक्टर घटाना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आई के। यहाँ माइनस माइनस होगा दोनों, माइनस 1/2 जे के और माइनस 4 के। तो ध्यान से देखो, ये i और ये i कटेगा, ये 4 के से ये 4 के कटेगा, तो बचेगा माइनस 1/2 जे के और माइनस 1/2 जे के। तो ये आएगा माइनस जे के, क्योंकि आधा और आधा कितना हो गया 1। ये है AD वेक्टर। यहाँ हमें AD के परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी, AD के परिमाण की जरूरत पड़ेगी। तो AD का अगर परिमाण निकालते हैं तो वो आएगा 0 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर 0 का स्क्वायर। 0 क्यों आ रहा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें x और z घटक नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का रूट भी 1 ही होता है। ये मैंने लिखा इकाई। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब मोड ऑफ AB वेक्टर
और इनटू मॉड ऑफ एडी वेक्टर। ए बी का मान 2 है और एडी का मान कितना है 1, तो यह आएगा 2 वर्ग इकाई। तो ये फाइनली आंसर आ गया। इसी के साथ हमने कक्षा 12 का जो चैप्टर है 10वां सदिश वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसी के साथ इसी लेक्चर को हम यहाँ पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।